आज की क्लास में हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। यहाँ जो फर्स्ट वर्ड आपको देखने को मिल रहा है दैट इज सेक्सुअल। ठीक है, पूरे प्रीवियस क्लासेस में जो कंप्लीट डिस्कशन था वो कहाँ चल रहा था? asexual reproduction, sexual reproduction. What are the differences between asexual reproduction and sexual reproduction? What are the modes of asexual reproduction and what are the modes of sexual reproduction? ठीक है, ये सारी चीजों की आप पढ़ाई कर रहे थे यहाँ पे। तो ये जो आपने अभी तक देखा, तो अब यहाँ पे ये जो काम है और ये जो चैप्टर है ये सौंपा जा रहा है बॉटनी डिपार्टमेंट को। बोलने का क्या मतलब है? यहाँ टर्म लिखा जरूर है सेक्सुअल, बट हम लोग यहाँ पे एनिमल्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे सिर्फ प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं। प्लांट्स का जो रिप्रोडक्शन है वो एनिमल्स के रिप्रोडक्शन से टोटली डिफरेंट होगा। प्लांट टू प्लांट डिफरेंट होगा। अगर हम जूलॉजी की बात करेंगे तो एनिमल टू एनिमल भी डिफरेंट होगा। ठीक है, पहली बात। और अगर जैसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बारी आती है तो अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं सारे बच्चों से कि ये जो सेक्सुअल वर्ड यहाँ पे लिखा है क्या मतलब है इसका, तो आपका एक आंसर आएगा कि इसको बोलने का मतलब है कि यहाँ पे ना इस चीज की गारंटी है कि मेल और फीमेल गेमेट का इन्वॉल्वमेंट जरूर होगा। कंफर्मेशन है यहाँ पे 2000% कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलने का मतलब है कि मेल गेमेट भी होगा और फीमेल गेमेट की भी इन्वॉल्वमेंट होगी। यहाँ पे क्या हिडन है इसके अंदर? इसके अंदर हिडन ये है कि मेल गेमेट क्या होगा और कैसे बनेगा, फीमेल गेमेट क्या होगा और कैसे बनेगा। ये समझ आया आपको? देन आपके पास टर्म है यहाँ पे रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन तो आपने प्रिंट कर रखा है, बार बार मैं वही चीज रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पे री लगा हुआ है और प्रोडक्शन मीन्स बनना। बट हम ये इसको किस में पढ़ रहे हैं? हम किसी कंपनी में किसी प्रोडक्ट के बनने को तो पढ़ नहीं रहे हैं, हम ऑर्गेनिजम्स के रिगार्डिंग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ जो स्टेटमेंट और डेफिनेशन हम इसके लिए बनाते हैं तो आपने ऑलरेडी लिख रखा है, नोट कर रखा है। रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। पढ़ रहे हैं बायो में तो बायोलॉजिकल ही लिखेंगे, फिजिकल केमिकल तो लिखेंगे। Reproduction is a biological process in which any living organism produces offsprings which are similar to itself. ठीक है, जो उसके जैसे यहाँ पे similar to itself किसकी तरफ इशारा करेगा? सेम स्पीशीज की तरफ। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन। फिर यहाँ पे टर्म लिखा हुआ है इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए एक वर्ड बताएंगे क्या होगा? एंजियोस्पर्म्स। वेरी गुड। फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए एक टर्म क्या होगा? एंजियोस्पर्म्स होगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंजियोस्पर्म्स, कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत ओल्ड बुक्स में या फिर जो कुछ ऑथर्स पर्सनल किताबें प्रिंट करवाना अपना रखते हैं हमेशा, तो उसमें इस चैप्टर का नाम लिखा जाता है प्लांट रिप्रोडक्शन। वो भी यही चैप्टर है, सेम चैप्टर है, कुछ अलग नहीं है, कुछ डिफरेंट नहीं है उसमें। ठीक है, तो आपके पास ये चैप्टर नेम है जो कि मैंने अभी सबसे पहले आपको क्लियर किया। इसको क्लियर करने का फायदा क्या हो गया कि यहीं से आपको पता चल गया कि ये चैप्टर किस किस चीज के बारे में आपको पढ़ाई कराने वाला है। ठीक है, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। मतलब हम लोग यहाँ पे सिर्फ एंजियोस्पर्म्स के बारे में बात करेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात ये है, 11th क्लास में आपने एक चैप्टर पढ़ा था प्लांट किंगडम। ठीक है, तो प्लांट किंगडम जिस चैप्टर की पढ़ाई करी थी तो उसके लास्ट पैरा में जाके आपने एंजियोस्पर्म्स पढ़ा था। उस एंजियोस्पर्म वाले पैरा का इस चैप्टर से 70% रिलेशन है, क्योंकि लास्ट में जब वहां डबल फर्टिलाइजेशन बिल्कुल ही शॉर्टकट में मैं जब पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया ही था कि देखिए कितना ज्यादा सुपर शॉर्टकट जो है वो आपकी बुक ने मार रखा है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को एक लाइन में बताया गया था, वहां पे मेगास्पोरोजेनेसिस को एक लाइन में बताया गया था। ठीक है, तो अब हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उसमें एनसीईआरटी को अगर आप ध्यान देना स्टार्ट करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं। कुछ ऐसे लाइंस भी हैं जो मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ से कैसे किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आइसोलेट किए जाते हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट ये इंट्रोडक्शन का पेज है आपका। अब उसमें फर्स्ट स्टेटमेंट यही दिया जा रहा है कि प्लांट्स जो
सेक्सुअली अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं, तो ये हमारे लिए कितने सौभाग्य की बात है बताइए। पहली लाइन ही ये लिखी जा रही है, आर वी नॉट लकी दैट प्लांट्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। नहीं होता, आप जितने भी फ्रूट्स हैं भूल जाइए, फ्लावर्स हैं भूल जाइए। मतलब यहाँ पे और बहुत सारा म्यूचुअलिज्म भी जो है वो इसकी वजह से परफॉर्म होगा, जहाँ पे हम लोग पॉलिनेशन का केस देखेंगे, वो भी इस चैप्टर में बताया गया है। ठीक? जो भी चीज़ें हैं, चाहे सेंट है, फ्रेग्रेंस है, परफ्यूम जो हम लोग यूज़ करते हैं, कई लोग फ्लोरिकल्चर करते हैं मनी अर्निंग के लिए। ठीक है, फ्लावर्स सर्वाइव तो कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ खुद के लिए नहीं सर्वाइव कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा फ़ायदा मेरे ख्याल से फ्लावर जब धरती पे आया होगा ना, तो वो सोच रहा होगा कि भाई मैं यहाँ सर्वाइव कर रहा हूँ, बट उससे ज़्यादा बेनिफिट किसको है? ह्यूमंस को है। इसके प्रोडक्ट्स के बारे में अगर आप सोचना स्टार्ट करें, आपकी डायरी खत्म हो जाएगी। इवन कि चाहे ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, चाहे मेडिसिनल इंडस्ट्री हो, चाहे अरोमा इंडस्ट्री हो, मतलब काउंटलेस है ये। किसी का बर्थडे हुआ, मैरिज हुआ, एक्स वाई जेड जो भी हुआ, तो क्या चाहिए? तो फ्लावर चाहिए। ठीक है, तो फ्लावरिंग प्लांट्स में एक चीज़ की गारंटी ज़रूर मिलेगी आपको कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करेगा। ठीक है, और अगर मैं ये बात बोलूँ कि क्या आपको पता है कि फ्लावर्स में कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है, तो फनी हो जाएगा, क्योंकि बचपन से आज तक तो आप एक गार्डन में जब देखना स्टार्ट करते हैं तो इतने फ्लावर्स होते हैं, इतने फ्लावर्स होते हैं, तो उसमें से 80% का तो नाम ही नहीं जानते आप कि क्या होता है। 80% भी मैंने मतलब मेरे ख्याल से कम ही बोल दिया। 95%, 90% जो फ्लावर्स होंगे उनके नाम भी नहीं, एक दो क्या जानते हैं आप? रोज पता चलता होगा आपको, बोलते हैं हाँ ठीक है ये रोज है। बहुत ज्यादा हो गया, हाँ भाई जैस्मिन वैस्मिन ये सब। अभी मैंने यही फ्लावर लगा रखा है, मैं पूछूं इसका क्या नाम है, आप बोलेंगे नहीं पता, पता नहीं क्या है, बट देखा हुआ है हमने, है ना? तो इतनी ज्यादा इसमें डाइवर्सिटी है। सबका इन्फ्लोरेसेंस अलग अलग टाइप का होगा, फ्लावर्स भी डिफरेंट टाइप्स के होंगे, फ्लोरल पार्ट्स भी डिफरेंट टाइप के होंगे। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? जब आप मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स में फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल स्ट्रक्चर की पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इतना अमेजिंग रेंज आपको यहाँ पे देखने को मिलता है इनके अडेप्टेशन का कि आप सोच भी नहीं सकते उसके बारे में। फिर क्या आपको क्या बेनिफिट है? ये जो फ्रूट्स सीड्स जो भी बना रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट तो ह्यूमन ही उठा रहे हैं उसका। मतलब एक भी ऐसा फ्री नहीं होगा ना जिसमें अगर एक छोटा सा भी फ्रूट आ रहा हो, उसका ह्यूमन अपने लिए इस्तेमाल नहीं करता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग जो है वो मॉर्फोलॉजी भी सीखेंगे, स्ट्रक्चर भी सीखेंगे, प्रोसेस भी सीखेंगे। डबल फर्टिलाइजेशन की तरफ इशारा किया जा रहा है। प्रोसेसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फिर यहाँ पे विजन ब्रैकेट इसमें थोड़ी डाल दिया एंजियोस्पर्म, जो कि आप पहले ही चैप्टर की शुरुआत में ही आपने ऑलरेडी वहाँ पे बता रखा था। ठीक? अब यहाँ पे ये तो इंट्रोडक्शन की बात है, ये तो बच्चा बच्चा जानता है, इसमें कुछ नया नहीं है आपके लिए। इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इन्फ्लोरेसेंस? जल्दी बोलेंगे उधर से। इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? The floral arrangement of the flower on a axis. वेरी गुड। मतलब अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन इट्स फ्लोरल एक्सिस। मतलब किसी, जैसे ये फ्लावर आपको दिख रहा है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो ये जो स्टेम बेचारा है, ये जहाँ जाके टर्मिनेट होने वाला था, अभी तो क्या है यहाँ पे आपको सिंगल फ्लावर देखने को मिल रहा है। कई बार ऐसा होता है कि ये रनिंग कंडीशन में होते हैं, उसका क्या अरेंजमेंट है, इसको जब आप देखना स्टार्ट करते हैं, दैट इज इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? इन्फ्लोरेसेंस देख रहे हैं। अब जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग फ्लावर के स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं। बहुत पहले जब बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते थे, बच्चे को 5 मार्क्स का दिया जाता था, रिप्रेजेंट एंड एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। बस काफ़ी बच्चों वाला हो जाता है, 10th में भी आपने पढ़ रखा है। बस मैं यही बोलूँगी कि रिकॉल करा रही हूँ मैं आपको, कुछ भी नया नहीं है, मैंने पहले ही बता रखा है आपको। कुछ टर्मिनोलॉजी मैं न्यू आपको सिखा दूँ तो सिखा दूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पे इस फ्लावर में इसका जो ये ब्राइट कलर्ड और अट्रैक्टिव पार्ट दिख रहा है, ये क्या है? पेटल है। लेकिन अब एक ही पेटल तो यहाँ पे है नहीं, आपके पास क्या दिख रहा है? ये भी पेटल है, ये भी पेटल है, 3 आपको फ्रंट साइड से दिख रहा है, 3 इसके बैक में होगा। ये 2D डायग्राम है, हम 3D 5D तो देख नहीं सकते। ये फ्लावर है कैसा? ठीक है ना, कोई वीडियो चल रही है आपके सामने।
तो ऑब्वियस है कि अगर ये सारे के सारे पेटल्स आपके सामने अवेलेबल हैं तो इन पेटल्स के एग्रीगेशन के लिए भी हम कोई ना कोई टर्म तो जरूर देते होंगे ना। मैम तो कार्पेल। एग्रीगेट्स ऑफ पेटल्स के लिए हम लोग यहाँ पे एक टर्म देंगे कोरोला। क्या देंगे? कोरोला। याद आ गया सबको? ठीक है, मैंने बोला हो सकता है कई चीजें आप भूल चुके होंगे, मैं रिकॉल करा रही हूँ आपको, लेकिन वो भी तो जरूरी है ना, क्योंकि आपको याद नहीं, आप भूल चुके हैं। तो ये अगर याद नहीं रहेगा तो आगे फिर प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। अभी मैंने क्या सिखाया आपको? एग्रीगेट्स ऑफ पेटल्स आर टर्म्ड एज कोरोला। क्या हो गया ये? कोरोला। समझ आया सबको? मतलब जितने भी पेटल्स थे हमने सबको एक साथ ऐड करके देखा तो हम एक टर्म देंगे वहां पे कोरोला। ठीक है, फिर वापस आते हैं यहाँ, ये सेपल्स पे। ये देखिए, ये नीचे वाला जो पार्ट है ना थैलेमस, उससे निकला हुआ यहाँ पे ऐसे 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 बहुत सारे ये लीफी स्ट्रक्चर होते हैं जो यहाँ पे आपको ऐसे दिखाया जा रहा है। ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये सेपल जो है अब ऑब्वियस है इनका भी एग्रीगेशन होता होगा। कोरोला इज द एग्रीगेशन ऑफ पेटल्स व्हाइल कैलिक्स इज द एग्रीगेशन ऑफ मैम सेपल्स। ये हो जाएगा कैलिक्स। क्या हो जाएगा? ये कैलिक्स हो जाएगा। याद हो गया सबको? एग्रीगेशन ऑफ सेपल्स को क्या बोलेंगे? कैलिक्स बोलेंगे। कैलिक्स। क्या बोलेंगे? कैलिक्स बोलेंगे। हो गया ये, कैलिक्स हो गया। कैलिक्स मैम एग्रीगेशन ऑफ सेपल्स, कोरोला एग्रीगेशन ऑफ पेटल्स। हाँ, कुछ पूछना है मैम किसी I को? have a doubt. Yes ma'am, I was asking. हाँ बोलिए। Uh, ma'am, what is floriculture? फ्लोरिकल्चर में लिखा देती हूँ अभी, ठीक है। देखिए, And इसको also कंप्लीट कर दीजिए। and also horticulture, if हाँ I'm हाँ, not ठीक है, sure about the pronunciation. ठीक है। तो एक आपने यहाँ पे क्या देखा? कैलिक्स। दूसरा क्या देखा आपने? कोरोला देखा। तो कैलिक्स इज द एग्रीगेशन ऑफ सेपल्स, कोरोला इज द एग्रीगेशन ऑफ पेटल्स। दो चीजें याद हो गई सबको? ठीक है। यस मैम। अब इसके बाद जो आप यहाँ पे ये सॉलिड स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसको आप रिसेप्टिकल भी बोल सकते हैं, थैलेमस भी बोल सकते हैं, और टोरस भी बोल सकते हैं। याद आया? इसको हम लोग रिसेप्टिकल भी बोलेंगे, थैलेमस भी बोलेंगे, टोरस भी बोलेंगे। जहाँ जिस किताब में जितने टर्म्स हो सकते हैं सब बता दिया मैंने आपको। रिसेप्टिकल और थैलेमस और टोरस सब इसी का टर्म है। ठीक है। अब यहाँ पे जब आप किसी फ्लावर को हाथ में लेते हैं तो उसका स्टॉक होता है ना ये, अब ऑब्वियस है उसके स्टॉक के लिए भी कुछ ना कुछ तो टर्म देंगे ही हम। तो इस फ्लावर का जो स्टॉक है इसके लिए हम एक टर्म देते हैं यहाँ पे, दैट इज पेडिसेल। क्या कहते हैं हम लोग इसको? पेडिसेल। पेडिसेल इज द स्टॉक ऑफ फ्लावर। पेडिसेल इज द स्टॉक ऑफ फ्लावर। ये जिसका स्टॉक है दैट इज पेडिसेल। फिर यहाँ पे फ्लावर में एक और बात है, जैसे आपकी लाइफ में कुछ चीजों को आप एसेसरी बोलते हैं और कुछ चीजों को आप नेसेसरी बोलते हैं। नेसेसरी का मतलब भाई क्लॉथ है वो आपको चाहिए ही चाहिए, फूड है वो आपको चाहिए ही चाहिए, शेल्टर है वो आपको चाहिए। अभी कितनी गर्मी पड़ रही है, अब कोई आपको बोले नहीं भाई ये लो तुम्हारे पास कोई शेल्टर नहीं है, तुम बस धूपी में रहो 24 घंटे, या मतलब अगर कड़ाके की ठंड हो उस टाइम को भी इमेजिन कर लीजिए। ठीक है, तो आपको वहां पता चल जाएगा कि आपकी जो नेसेसिटी है वो क्या है। अब जैसे आप एग्जाम देने जाते हैं, ठीक है, तो एग्जामिनेशन टाइम में आपका जो वॉच है, क्योंकि उसमें बहुत सारी एडवांसमेंट आ चुकी है आजकल, तो वॉच में सब कुछ अवेलेबल है। तो अब एग्जामिनेशन हॉल में जाने की परमिशन नहीं होती। पहले तो कैलकुलेशंस वगैरह काफ़ी एग्जाम में होते थे तो थोड़ी बहुत परमिशन थी कि हाँ भाई ठीक है आप ले जा सकते हैं एनालॉग वॉच। अब तो बिल्कुल भी बंद है, रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, तो आप ऐसा तो नहीं बोलते नहीं अगर हमें वॉच नहीं ले जाने दिया तो हमारी तो जान ही निकल जाएगी, हम सांस ही नहीं ले पाएंगे। क्या बोलने का मतलब हुआ भाई ठीक है तो है, मिला तो अच्छी बात है। अब आप गए स्कूल तक, मतलब स्कूल बस तक गए, स्कूल बस तक जाते जाते आपको याद आया, आप बोलेंगे अच्छा
हमारा तो वॉच ही रह गया, अब तो हम पढ़ाई कर ही नहीं सकते, आज तो हमारा नर्वस सिस्टम ही काम नहीं करेगा, ऐसा तो है नहीं। मेरा बोलने का मतलब समझ रहे हो? तो ठीक उसी तरीके से किसी फ्लावर के अंदर वैसे पार्ट्स जो कि उसके रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट पार्टिसिपेट करेंगे, उनको हम क्या बोलेंगे? उनको हम नेसेसरी हॉल्स बोलेंगे। नेसेसरी हॉल्स बोलने का मतलब ये है कि हाँ भाई ये चाहिए ही चाहिए। आप नेसेसरी भी बोल सकते हैं, एसेंशियल भी बोल सकते हैं। वो क्या है भाई? एसेंशियल है, हमें चाहिए ही चाहिए। वो फ्लावर बोलेगा भाई इसके बिना हमारा काम कैसे चलेगा, मेरी तो स्पीशीज आगे बढ़ेगी ही नहीं। तो ऑब्वियस है कि वो क्या हो गया, और क्या आप टर्म दे सकते हैं उसके लिए? आप उसको बोल सकते हैं कि ये क्या है, उसके लिए एसेंशियल है। क्या है? एसेंशियल है। तो इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं, आगे के पार्ट समझाना स्टार्ट करूं, तो उसके पहले आपको ये यहाँ पे समझना ज़रूरी है। ठीक है? जहाँ पे आपके पास टर्म आता है एसेसरी हॉर्न्स, हॉर्न भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, जो ऑर्गन है, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को आप क्या बोल सकते हैं? एसेंशियल या नेसेसरी भी बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे एसेसरी है ना, तो इसको हम लोग एसेसरी हॉर्न्स भी बोल सकते हैं। एसेसरी हॉर्न, ये हो गया। और देन अगर इसका ऑपोजिट कर देंगे आप यहाँ पे, तो ये हो जाएगा एसेंशियल। तो अगर आपको बोला गया एग्जाम में डिफरेंशिएट बिटवीन एसेसरी एंड एसेंशियल हॉर्न्स ऑफ फ्लावर, तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो रटने की जरूरत नहीं है, मैंने एक सुपर ट्रिक बताया आपको। बस ये सोचना है पहले कि किस टर्म की मीनिंग क्या है। एसेंशियल का मतलब आप जानते हैं। एसेंशियल मतलब हाँ भाई हमें चाहिए। अब आप बोलेंगे कि फूड चलो तुमको नहीं मिलेगा, तो आप क्या बोलेंगे? एसेसरी, अच्छा चलो ठीक है, एक दिन नहीं भी मिलेगा तो हमारा काम चल जाएगा। आपको पता चल जाएगा अच्छे से भाई क्या जरूरत है उसकी। तो ठीक उसी तरीके से किसी फ्लावर के जो आप रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को देखते हैं, चाहे हम एंड्रोशियम की बात करें, दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, चाहे आप गाइनोशियम की बात करें, दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फ्लावर का ये उसका एसेंशियल हॉर्न कहलाएगा। क्या काम है इसका? तो गेमेट प्रोड्यूस करेगा, इस वजह से ही तो एसेंशियल बना है ये। फिर यहाँ पे दूसरा आपके पास आता है एसेसरी हॉर्न ऑफ फ्लावर। तो अभी अभी जो मैंने आपको तुरंत बताया कैलिक्स और कोरोला, तभी मैंने वहां पे फुल स्टॉप लगा दिया कैलिक्स कोरोला बताने के बाद। एक सीरीज में जब एंड्रोशियम गाइनोशियम सब बताती चली जाती हूँ, तो बच्चे कहते हैं कि मैम हम अब कंफ्यूज कर रहे हैं कि कौन सा एसेसरी है कौन सा एसेंशियल है। तो इस वजह से मैंने दो बताने के बाद फुल स्टॉप लगा के पहले मैंने डिफरेंस बता दिया कि मैंने अभी एसेसरी का पार्ट कराया है, मैंने अभी एसेंशियल का या नेसेसरी का पार्ट नहीं कराया है। तो इसको क्यों हमने एसेसरी बोल दिया? इसलिए बोला एसेसरी क्योंकि ये कोई भी गेमेट प्रोड्यूस करने का काम नहीं करते हैं, लेकिन इनका यूज है। अगर आप सोचिए अच्छा ठीक है एसेसरी है, तो ऐसा नहीं है कि जैसे आप एक रिस्ट वॉच अगर लगा रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि हमें, हम जैसे टीचर्स को हर 5 मिनट 10 मिनट पे टाइम देखने की जरूरत पड़ती है। आज के ज़माने में कोई नहीं वॉच लगाता। हाँ, जब से स्मार्ट वॉच आया फैशन के लिए लगाते हैं लोग, बट अगर एक दिन वॉच छूट जाए तो हमारी तो जान निकल जाती है, क्योंकि एक टॉपिक स्टार्ट कराना है तो पहले देखना पड़ता है टाइम क्या हो रहा है, कितने देर में ओवर होगा। क्लास कब ओवर करनी है देखना पड़ता है, क्लास कब स्टार्ट करना है देखना पड़ता है। क्वेश्चन आंसर लिखवाना, लास्ट में असाइनमेंट क्वेश्चन लिखाना है तो कितने मिनट में कितना क्वेश्चन होगा देखना पड़ता है। टारगेट बैच में जब नीट के बच्चों को तैयारी कराते हैं तो हाँ भाई इतने मिनट का टाइम है, तो जरूरत तो है। तो एग्जैक्टली उसी तरीके से इनकी भी कुछ ना कुछ तो जरूरत होगी, बिल्कुल है। अगर आपको कैलिक्स, कैलिक्स की बात अगर हम लोग करें तो कैलिक्स क्या है? यहाँ पे ये ग्रीनिश पार्ट है। तो ये सेपल जो है ग्रीन होने की वजह से ये फोटोसिंथेसिस भी करेगा, प्लस जब ये फ्लावर क्लोज कंडीशन में होता है तो उसकी प्रोटेक्शन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेपल्स की होती है। पेटल के बारे में अगर हम लोग बात करें तो भाई पेटल अगर इस दुनिया से गायब हो जाए ना,
तो पॉलिनेशन होना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फ्लावर्स में सबसे ज्यादा पॉलिनेशन जो है, अगर अबायोटिक फैक्टर की बात करें तो सबसे ज्यादा पॉलिनेशन विंड कराता है, अगर बायोटिक फैक्टर की बात करें तो सबसे ज्यादा पॉलिनेशन इंसेक्ट्स कराते हैं। याद रखेंगे हमेशा, ठीक है। मैं अभी भी बताने वाली हूँ आपको, 11th में ही तो ये सेपल और पेटल जो है ऐसी फ्री फंड में नहीं बैठे हुए हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है कि स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन लैंड करेगा, पॉलन ट्यूब बनाएगा, मेल गैमेट जाएगा अंदर तो फर्टिलाइजेशन होगा। लेकिन पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा पे लैंड होने के लिए पेटल को देख के अट्रैक्ट होता हुआ इंसेक्ट का आना भी तो जरूरी है। आपको बात समझ आई? तो इसलिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि चलो ठीक है, किसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है किसकी रिक्वायरमेंट कम है, उसके बेस पे हमने यहाँ पे एसेसरी और एसेंशियल का टैग जो है नीचे पर लगा रखा है। हाँ, काम जो है यहाँ पे हर कोई कर रहा है, ठीक है। अगर आपने ये नोट कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं नोट किया तो कोई बात नहीं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मैम लिख लिया। चलिए, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब यहाँ पे इस फ्लावर में मैंने बस दो ही बताया था अभी तक आपको, पेटल और सेपल, और फिर जो भी ये पेडिसल है, थैलेमस है, टोरस है, रिसेप्टिकल, जो भी एक्स वाई जेड है, रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। हम लोग इसको बोलेंगे जाओ भाई तुम एसेसरी वाली कैटेगरी में खड़े हो जाओ, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में। मेल से ही स्टार्ट करते हैं, फीमेल वाला थोड़ा टाइम लेगा, उसकी बात अभी हम लोग नहीं करेंगे। एक पहले बेसिक सा मैं आपको सिखा देती हूँ, हालांकि आपका सीखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे ये एंथर दिख रहा होगा आपको, और एंथर का जो स्टॉक है, एंथर का जो क्या है यहाँ पे स्टॉक है, इसको हम लोग फिलामेंट कहते हैं। एंथर का स्टॉक होगा तो फिलामेंट कहलाएगा, फ्लावर का स्टॉक होगा तो पेडिसल कहलाएगा, आगे जाके इसके अंदर जो ओव्यूल बैठा होगा उसका स्टॉक होगा तो फ्यूनिकल कहलाएगा। जैसे जैसे स्टॉक बदलता जाएगा वैसे वैसे नेम भी चेंज होता जाएगा, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं? एंथर और फिलामेंट के बारे में बात कर रहे हैं। बोलने का ये मतलब हुआ कि जो यहाँ पे क्या है आपके पास स्टैमेन है, दीज आर द पार्ट्स ऑफ स्टैमेन। और स्टैमेंस का अगर आप झुंड बना देंगे, बहुत सारे स्टैमेंस अगर अवेलेबल होते हैं, फिर हम लोग बोलेंगे अच्छा अच्छा चलो ठीक है, ये क्या हो गया, इसका एंड्रोशियम हो गया। एंड्रो वर्ड, एंड्रो टर्म ही जहाँ लगा होता है ना, उसको बोलने का साफ सीधा सा ये मतलब हो जाता है कि हाँ आप क्या कर रहे हैं, वहां पे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, किसी भी फ्लावर के अंदर जो आपने ऐसे एंथर्स को देखे होंगे, पहले हम लोग इसकी पढ़ाई कर रहे हैं। आपको बात समझ आई? डायग्राम तो ठीक है बहुत हद तक, लेकिन किसी भी एंथर को जब आप ध्यान से देखेंगे, इस ऊपर वाले की बात कर रही मैं, इसकी किसी भी एंथर को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बाहर से ना वो बाइलोब्ड दिखता है, गारंटीड 2 लोब वाला वो दिखता है। बाहर से की बात कर रही मैं, अंदर से की बात नहीं कर रही। यस कैसा मैम। दिख रहा है आपको? बाइलोब्ड दिख रहा है, ठीक है। Yes, ma'am. और इसके ठीक नीचे, अब ये हवा में थोड़ी उड़ता हुआ आपको दिख रहा है, इसका स्टॉक है जिसने इसको कनेक्ट करके रखा हुआ है। ये फ्लावर के पेटल के साथ भी जुड़ सकता है, ये फ्लावर के थैलेमस के साथ भी जुड़ सकता है, ये फ्लावर टू फ्लावर वेरी करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये हो गया इसका एंथर, और नीचे वाला हो गया इसका फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट समझ आया आपको? ठीक है। तो ये मैंने आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है एंथर और फिलामेंट के बारे में, जो अभी भी मैंने आपको बताया है, क्योंकि अभी बस हम ऊपर से फ्लावर के स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हैं। हाँ, इसमें जो पीएचडी मास्टर है वो मैं कराऊंगी अभी आगे जाके आपको। इतना समझ आया सबको? अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे बोलने का मतलब ये है कि जैसे आपने अभी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ा है, तो ऑब्वियस है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होगा यहाँ पे। जैसे आपको ये फ्लावर का डायग्राम और इमेज जो दिख रहा है, तो यहाँ पे मिड में आपको जो ये सेंटर में अवेलेबल है, दैट इज इट्स फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या क्या नजर आ रहा है आपको? लैंडिंग प्लेटफॉर्म है पॉलन ग्रेन्स के लिए, दैट इज स्टिग्मा। फिर है आपके पास स्टाइल, और फिर आपके पास जो स्वॉलिंग पोर्शन है दैट इज ओवरी।
तो ये जो यहाँ पे ओवरी अवेलेबल है, ठीक है, पूरी सुपर डिटेलिंग जो है इसी स्ट्रक्चर के बारे में आगे जाके आपको करना है, आगे आप पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेलिंग। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ, हाँ मैम माइक्रोस्पोरोफिल का मतलब क्या है? क्या बोल रहा है माइक, देखिए अभी ना आप लोग डिटेल से एक बार, अगर बीच में कोई ऐसा टर्म आपको दिख रहा है ना कि जैसे माइक्रोस्पोरोफिल है, अब माइक्रोस्पोरोफिल जो आप मेरे से पूछ रहे हैं उसको पढ़ाने के लिए और उसको समझाने के लिए मुझे आधा घंटा का और एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। मैं आपको सब बताऊंगी, बीच में भी आएगा, लेकिन अभी माइक्रोस्पोरोफिल जैसे आप पूछ रहे हैं, कौन पूछ रहा है ये, नाम बोलेंगे उधर से? देखिए 11th क्लास में जब आप पढ़ाई कर रहे थे ना, तो वहां पे आपके पास एक टर्म आता था माइक्रोस्पोरोफिल, जिसका कि इस डायग्राम से कोई कनेक्शन है ही नहीं। या तो हो सकता है कि मैं पढ़ा रही हूँ, आप कोई दूसरा सैंपल पेपर कहीं से सॉल्व कर रहे हैं तो आप मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो भी है। देखिए पहली बात तो ये है कि इसके साथ उसका कोई कनेक्शन ही नहीं है। माइक्रोस्पोरोफिल इमेज देख के मैं 1 मिनट में समझाती हूँ आपको, आपको समझ आ जाएगा। साइकस में, जिम्नोस्पर्म्स में आपको ये टर्म जो है वो सुनने को मिलता है। अगर मैं साधारण भाषा में बात करूं, कोई आपसे पूछ ले कि मुझे ये बताओ कि माइक्रोस्पोरोफिल का क्या मतलब होता है, तो आप बोलेंगे कि माइक्रोस्पोरोफिल का मतलब है एक ऐसा दिखने वाला स्ट्रक्चर जो कि अपने अंदर स्पोर बनाने वाले स्पोरेंजिया को कैरी करने का काम करता है। ये माइक्रोस्पोरोफिल, ये रहा, ये आपके पास क्या हो गया, माइक्रोस्पोरोफिल। अब इस टर्म को स्प्लिट करके देखेंगे, PHYLL, फिल मतलब होता है लीफ, SPORO स्पोरो मतलब होता है इसके अंदर जरूर स्पोर बन रहा होगा, और माइक्रो बोलने का मतलब है कि इसके अंदर जरूर जो है ये किसके साथ कंसर्न है, तो मेल के साथ कंसर्न है। तो हम लोग इसको क्या बोलते थे, माइक्रोस्पोरोफिल बोलते थे। लेकिन माइक्रोस्पोरोफिल भी अलग अलग तरह का मिलता है। अगर ये कोन जैसा ऐसा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर हो तो स्ट्रॉबेरी है। अब इस फ्लावर का डायग्राम पढ़ाते पढ़ाते माइक्रोस्पोरोफिल कहाँ से आया ये तो मुझे कभी समझ नहीं आएगा, किसी को भी मैम समझ ये नहीं आएगा। एक्चुअली मेरे टेक्स्ट बुक में लिखा है कि ईच स्टैमेन इज मॉडिफाइड लीफ और अ माइक्रोस्पोरोफिल, इसलिए मैंने पूछा। पहले ये स्ट्रक्चर पूरा हो जाने दीजिए, एनसीईआरटी भी मैं लाइन बाय कराती हूँ, तो आगे हम लोग देखेंगे क्या लिखा है कहाँ। इसी वजह से मुझे पता है कि बीच में बच्चे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डाउट उनका रह जाता है, जैसे कुछ लाइन है इसमें जहाँ से क्वेश्चन निकलेगा। तो मैं बताऊंगी किसी भी बच्चे को, कुछ बच्चे नए हैं जिन्होंने मात्र 2-3 क्लास करी है, मैंने इसलिए बोला था कि एक दिन जो है वो पेरेंट्स के साथ में ओरिएंटेशन क्लास आपकी रखूंगी। तो टीचर के टीचिंग पैटर्न को समझने में 7 से 8 दिन का समय जाता है, 7 से 8 क्लासेस, जब तक टीचर एक चैप्टर ओवर नहीं करा ले तब तक आपको जुड़े हुए रहना पड़ेगा, ताकि आपको ये पता चले कि एक चैप्टर जब ओवर होता है तो कोई टर्म इनसे मिस होता है या फिर ये एक्स्ट्रा बताते हैं। तो आपको समझने के लिए थोड़ा सा बने रहना पड़ेगा। चलिए लाइन बाय मैं करा दूंगी, अभी फिलहाल एक टॉपिक चल रहा है, अब जैसे बीच में, अब मैं भूल गई कि मैं कहाँ करा रही थी। चलिए क्या बोल रही थी मैं, हाँ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे थे हम लोग। देखिए तो ये जो लैंडिंग प्लेटफॉर्म है दैट इज सिग्मा, इसका जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज स्टाइल, और इसका जो ये सोलिन बेसल पार्ट है दैट इज ओवरी। तो इन स्ट्रक्चर के बारे में जब आप देखना और एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं तो ये अपने आप में काफी स्पेशल हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आप मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को देख रहे हैं और समझ रहे हैं तो उतनी ही इम्पोर्टेंस तो यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की भी है, क्योंकि अगर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की जिम्मेदारी है पॉलन ग्रेन्स को बनाना, तो उसी तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जिससे फर्टिलाइज करना है वो क्या बना के रखे, वो एग को फॉर्म करके रखे। तो ये देखिए एक रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर है आपके पास, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट इज पिस्टिल, सिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, और इसके अंदर ये ओव्यूल्स हैं बहुत सारे अवेलेबल। प्लांट टू प्लांट वेरी करेगा, जरूरी नहीं है कि ज्यादा हो, जरूरी नहीं है कि एक ही हो, ये प्लांट टू प्लांट क्या करेगा, वेरी करेगा। ठीक है,
चलिए, तो ये ना सिर्फ मैंने अभी आपको बेसिक मतलब जस्ट होता ना चैप्टर हमने स्टार्ट किया, तो मैंने आपको फ्लावर के कौन कौन से पार्ट कराए हैं, तो आप मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, आप उधर से आंसर करेंगे, अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन, नेम द सोलिन बेसल पार्ट ऑफ फ्लावर टू विच पेटल्स एंड सेपल्स आर अटैच्ड। क्या होगा आंसर? Ovary. आंसर क्या होगा? Ovary होगा, ovary. नहीं, रिसेप्टिकल या थैलेमस होगा आंसर इसका। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा? टू विच मैं क्वेश्चन नहीं पेटल्स। समझ आया क्वेश्चन? चलिए, सेकंड क्वेश्चन का आंसर दीजिए। गिव द टर्म फॉर एग्रीगेट्स ऑफ सेपल्स। Calyx. कैलिक्स ठीक है, वेरी गुड। द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द पिस्टल। Style. स्टाइल एग्रीगेट्स ऑफ पेटल्स। Corolla. क्लोरा कोरोला। स्टॉक ऑफ एन एंथर। फिलामेंट Pedicel. स्टॉक ऑफ Oh, हाँ, sorry, filament. स्टॉक ऑफ फ्लावर। पेडिसिल Pedicel. पेडिसिल वेरी गुड। द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन्स। Stigma. स्टिग्मा समझ आया सबको? एंड द सोलिन बेसल पार्ट ऑफ द पिस्टिल अगर बोला जाए देन द आंसर इज ओवरी, है ना। देखिए ऐसे Ovary. फटाफट आपने जो है वो 10 क्वेश्चन सॉल्व करने। चलिए, अब ये बेसिक बात हुई यहाँ पे, मतलब फ्लावर है तो ये स्ट्रक्चर जो है ऊपर से, इट्स ओनली मॉर्फोलॉजी। हम जो यहाँ पे बात कर रहे हैं, हाँ भाई ठीक है, ये फ्लावर जो है ऊपर से कैसा दिख रहा है, कैसा नजर आ रहा है, क्या स्ट्रक्चर है इसका, अभी तक तो हमने इसको डिसेक्शन तो किया ही नहीं, हमने इसको क्रॉस करके देखा ही नहीं कि हाँ भाई क्या क्या चीजें जो है इसके अंदर अवेलेबल है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे एक एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पूछ के छोड़ा हुआ है, एग्जाम्पलर क्वेश्चन आपके पास, उसको हम लोग करने जा रहे हैं। बहुत ही आसान सा है, सुन के भी कोई बच्चा बता सकता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे आते हैं। एक टर्म है आपके पास फ्लोरिकल्चर और एक टर्म है आपके पास हॉर्टिकल्चर। ठीक है, दो टर्म है आपके पास। बहुत देखा जाए ना तो बहुत छोटा सा डिफरेंस है, अगर ना समझ आए तो फिर तो बहुत बड़ा है। ठीक है, बहुत जीरो लेवल पे मैं इसको एकदम एक बार में मैं बोलूंगी आपको समझ आ जाएगा। देखिए, अगर आप गार्डनिंग का शौक रखते हैं, गार्डनिंग बोलने का मतलब ये है कि हाँ भाई ठीक है, हमारे गार्डन में ये सारे पौधे होने चाहिए, तो आप अगर वहां पे गार्डनिंग का शौक रख रहे हैं तो आप क्या करेंगे वहां पे कि कुछ फ्लावर्स को लगाएंगे अपने इंटरेस्ट के लिए। लेकिन अगर आप सिर्फ ऑर्नामेंटेशन के पर्पज से कर रहे हैं, ऑर्नामेंटेशन के पर्पज से अगर आप सिर्फ करेंगे, मतलब आपको उससे कोई ये नहीं है, मतलब कोई लालच नहीं है, फल फ्रूट वगैरह कुछ नहीं चाहिए आपको, बस आप क्या कर रहे हैं उसको सिर्फ ऑर्नामेंटेशन के लिए इस्तेमाल कर। लेकिन हाँ, फ्लोरिकल्चर, जैसे कई बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं तो क्या फ्लोरिकल्चर से इनकम नहीं होगा? किसी का होगा, वो भी सेल करना आगे जाके स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे इसको मैं लिखती हूँ तो और क्लियर हो जाएगा आपको। सबसे पहली बात है यहाँ पे हॉर्टिकल्चर, एक ही लाइन में दोनों लिख देती हूँ। ठीक है, हॉर्टिकल्चर डील्स विद, लिखते के साथ समझ आ जाएगा आपको, कल्टीवेशन ऑफ गार्डन क्रॉप्स फ्रूट्स भी ऐड कर लीजिए इसमें, फ्रूट्स जो चाहिए आपको उसको लिख लीजिए। ये बेचारा खुद अपना फ्रूट थोड़ी खा रहा है भाई, आपको बेनिफिट हो रहा है। एंड वेजिटेबल्स, कई ऐसे फ्लावर्स होते हैं ना जिसका लोग ऐसे बेसन में लपेट के पकोड़े बना के खाते हैं, तो आप सोच रहे होंगे वेजिटेबल्स क्यों लिखा हुआ होता है, कई लोग इस्तेमाल करते हैं उस तरीके से। वाइल फ्लोरिकल्चर सिर्फ कॉपीराइटेड और ऑर्नामेंटेशन के लिए, आप सजावट के लिए इस्तेमाल करते रहिए इसको। वाइल
फ्लोरिकल्चर focuses on cultivation of flowers and ornamental plants. दैट इज क्या हो गया, ये फ्लोरिकल्चर हो गया। अब ठीक है, इसमें कोई डाउट किसी को? छोटा सा है बस ये। अगर सिर्फ ऑर्नामेंटेशन के लिए कॉपीराइट करेंगे तो फ्लोरिकल्चर आएगा, सब जोड़ दीजिए इसमें। गार्डन क्रॉप है, फ्रूट भी चाहिए आपको, वेजिटेबल के लिए भी कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, फिर वो हॉर्टिकल्चर हो जाएगा। ठीक है, एक और चीज है, जो ये फ्लोरिकल्चर है, और क्रिस्टल क्लियर करने के लिए मैं एक लाइन ऐड करूंगी इसमें। हॉर्टिकल्चर जो है, अब सवाल आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, क्वेश्चन कई बच्चों के ब्रेन में ये अराइज हो रहा होगा कि क्या फ्लोरिकल्चर के अंदर हॉर्टिकल्चर पढ़ा जाता है या हॉर्टिकल्चर के अंदर फ्लोरिकल्चर पढ़ा जाता है? तो यहाँ पे याद रखेंगे कि Floriculture is a type of horticulture. हाँ हाँ, ठीक है, वेरी गुड। फ्लोरिकल्चर इज अ ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर, उसके अंदर हम लोग इसकी पढ़ाई करते हैं। अब कोई बोलेगा नहीं भाई इतना नहीं तामझाम करो, फ्रूट वेजिटेबल से मुझे मतलब नहीं, मुझे बस ऑर्नामेंटेशन से मतलब है, तो बोला जाएगा जाओ तुम फ्लोरिकल्चर की पढ़ाई करो। जैसे बायो में आगे जाके बढ़ता है ना, जिसको टूल्स एंड टेक्निक्स की पढ़ाई करनी है, हाँ भाई तुम बायोटेक की पढ़ाई करो। जिसको माइक्रोब्स की पढ़ाई करनी है, जाओ तुम बीएससी माइक्रोबायोलॉजी कर लो। कोई बोलेगा कि नहीं भाई हमें जो है वो इन्वायरमेंटल साइंस में ज्यादा इंटरेस्ट आता है, तो जाओ तुम बीएससी इन इन्वायरमेंटल साइंस करो। होता है ना अलग अलग, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, floriculture is a branch of horticulture. ठीक है, अब समझ आ गया है ना? हाँ, समझ Yes, आए ma'am. तो सुनने में तो एक ही जैसा लगता है, और है भी एक ही जैसे। कैसे मैंने आपको सिखाया था अनाइसोगेमी एंड ऊगेमी, याद है? मैम मैंने एक ही आपको टाइप के होता है। Yes. हाँ, एक ही है दोनों, बस ऊगेमी क्योंकि यहाँ पे एक गारंटी हो जाती है कि मेल गेमेट मूवेबल होगा ही होगा, मेल और गेमेट फीमेल मोटाइल होगा उसमें, एनाइसोगेमी में हाँ, तो वो हम नहीं लोग वहाँ होता। पे टैग लगा देते हैं कि ऊगेमी इज अ काइंड ऑफ अनाइसोगेमी। ठीक उसी तरीके से है। ठीक है, जिस बच्चे ने पूछा था हो गया क्लियर उसको? Yes, ma'am. आगे चले हम Thanks. लोग, चलिए। हो जाता है ये, वैसे भी किसी बच्चे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक बार मैं इसको लाइन वाइज भी कराऊंगी। रीजन क्या है पता है? इसके ऐसे ऐसे लाइन से क्वेश्चन आते हैं जो बच्चे नहीं देखते हैं, और ऐसे ऐसे डायग्राम से भी क्वेश्चन आते हैं जो बच्चे नहीं देखते। इस चैप्टर की खासियत ये है। ठीक है, चलिए इससे पहले कि हम लोग किसकी पढ़ाई स्टार्ट करें, पूरा कंप्लीट मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसके पहले आपके एनसीईआरटी में एक इंट्रोडक्शन दिया गया है। ठीक है, मतलब एक इंट्रोडक्शन तो हो गया, ये सेकंड है। किस चीज का इंट्रोडक्शन है कि हाँ भाई अब आपको एंड्रोशियम गायनोशियम अलग अलग पढ़ना है तो सुन लीजिए, वही चीज है, वही बात हो गई। ठीक है, बोला जा रहा है प्री फर्टिलाइजेशन, मतलब अभी फर्टिलाइजेशन की बात तो तब आएगी ना जब आप मेल गेमेट फीमेल गेमेट को तैयार रखिए कि हाँ भाई कैसे बना क्या है, आपका पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा तभी तो फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे। तो अभी क्या है, प्री फर्टिलाइजेशन की यहाँ पे बात हो रही है, स्ट्रक्चर की पढ़ाई करेंगे। और मैंने क्या सिखाया था आपको, बायो में अगर कहीं भी इवेंट्स बोला जाता है दैट मीन्स कि उसके मैम पीछे सीक्वेंस सीरीज होता है। होगा हुआ। हाँ, वेरी गुड, सीक्वेंस होता है, सीरीज होता है। क्या होता है? सीक्वेंस और सीरीज होता है। ठीक है, तो इवेंट्स है यहाँ पे, ऑब्वियस है हर एक चीज की अपनी अपनी सीरीज होगी। अब पॉलन ग्रेन बनेगा तो उसमें भी सीरीज है, कैसे 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 बनेगा। पहले मियोसिस 1 होगा तभी मियोसिस 2 होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि मियोसिस 2 होके बैठ जाएगा फिर बोलेगा जाओ तुम मियोसिस 1 करो, नहीं। तो यहाँ पे इवेंट टर्म जो है वो हमें लगाना पड़ता है। ठीक है, तो
यहाँ बोला जा रहा है मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन अ प्लांट द डिसीजन दैट द प्लांट इज गोइंग टू फ्लावर हैज टेकन प्लेस. Several hormonal and structural changes are initiated क्योंकि जब 11th क्लास में प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर को एनालाइज करेंगे, चलिए 11th क्लास को भूल जाइए, 11th क्लास तो बहुत आगे चलेगा, 10th क्लास की बात कीजिए. अगर मैं 10th क्लास याद कराऊं, एक छोटा सा पैरा था आपके पास आपकी किताब में, जहाँ पे फाइटो हार्मोन्स, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन्स, इथिलीन सब दिया हुआ था आपको, एक्सिलिक एसिड सब. ठीक, तो वहां आपने नोटिस करा होगा कि जब प्लांट हार्मोन्स का जिक्र आ रहा था तो एक बात भी बोली जा रही थी, दिस हार्मोन इज नेसेसरी फॉर फ्लावरिंग. याद आया? दिया हुआ था ना आपको. जैसे इनिशिएशन की बारी आ रही थी तो आप ऑक्सिन का नाम सुन रहे थे, मेंटेनेंस की बारी आ रही थी तो वहां पे अब सेल डिवीजन, साइटोकाइनिन तो हर जगह घुसेगा. बिना सेल डिवीजन के फ्लावर बना लेंगे क्या? नहीं. एक पत्ते तक को नहीं बना सकते आप. एक छोटा सा लीफी बड निकला, लेकिन वो बड़ा होकर लीफ नहीं बना सकता. जब तक सेल डिवीजन नहीं तो साइटोकाइनिन तो हर जगह जाएगा, लेकिन प्रॉपर डेवलपमेंट के मेंटेनेंस के लिए कौन जाएगा वहां पे? आपका जिब्रेलिन्स जाएगा. ठीक है, तो ये मैंने इसलिए याद दिलाया क्योंकि बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम यहाँ कहाँ से हार्मोनल चेंज आ गया प्लांट में. उनको याद आ जाता है वो 22वां चैप्टर 11th क्लास वाला. ठीक है, उनको लगता है कि जो हार्मोन का इंटीग्रेशन है वो सिर्फ ह्यूमंस के लिए होना चाहिए. ऐसा नहीं है, प्लांट्स में भी बहुत बड़ा रोल है इनका. तो ये स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं, आर इनिशिएटेड विच लीड टू द डिफरेंशिएशन एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द फ्लोरल. यहाँ पे एक वर्ड लिखा है प्रीमोडियम. जब हम लोग प्रीमोडियम टर्म को यूज करते हैं, ये ना कई जगह पे कहाँ इस्तेमाल हुआ है पता है? ये शब्द सबसे ज्यादा कहाँ इस्तेमाल हुआ है? इवोल्यूशन चैप्टर में. इवोल्यूशन चैप्टर में इसलिए स्टार्ट हुआ है कि किसने शुरुआत करी, तो जो स्टार्ट करेगा, तो टिश्यू इन द अर्लीस्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, जहां आप उसको बना ही नहीं सकते क्या बनेगा ये आगे जाकर. ठीक है, तो उसके लिए हम लोग टर्म क्या इस्तेमाल करते हैं? प्रीमोडियम. कि हाँ भाई ये बड बना दिया तो आगे जाके फ्लावर में कन्वर्ट होगा, तो फ्लोरल प्रीमोडियम जो बनाएगा. Inflorescences are formed which bear the floral buds and then the flower. In the flower, the male and female reproductive structure. Male reproductive structure is androecium and the female reproductive structure is the gynoecium. Differentiate and develop. You would recollect that the androecium consists of a whorl of stamens. जो भी सिखाया मैंने आपको, याद आया? स्टेमेन को भी जब आप एग्रीगेट कर देंगे तो हम लोग टर्म क्या बोलेंगे? एंड्रोशियम. रिप्रेजेंटिंग द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड गायनोशियम. उल्टा कर दीजिए इसका, रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. ठीक है, इसमें कुछ भी नया नहीं था, ये आपको आता है. ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट किसको करने वाले हैं? एंड्रोशियम को स्टार्ट करने वाले हैं. किसको स्टार्ट करने वाले हैं? एंड्रोशियम को स्टार्ट करने वाले हैं. यहाँ तक किसी को कोई डाउट? एंड्रोशियम स्टार्ट करूं मैं? ध्यान से देख लीजिए, एनालाइज कर लीजिए. एंड्रोशियम तक में मतलब अभी तो मैंने पढ़ाया नहीं है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो पूछ लीजिए. हाँ मैम. नो मैम. चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं हम लोग. नॉर्मली एक ऐसे थोड़ा ब्लर है बट पता चल रहा है आपको. ये डायग्राम लेने का रीजन क्या है मैं इसको भी बताती हूँ आपको. इसमें ना कनेक्टिव बहुत अच्छा दिख रहा है. ये जो है सीरियसली, हाँ भाई यहाँ पे ऐसे कनेक्ट हुआ है. ये नॉर्मली जब किसी भी प्लांट में आप क्या करते हैं? एंथर देखने का काम करते हैं. कभी भी जब आप एंथर देखेंगे, ठीक है, तो एंथर को जब आप एनालाइज करेंगे तो उसमें एक बात आपको कौन सी नजर आती है कि एक पॉइंट, कोई ना कोई अपना कॉमन सेंस लगाएंगे, आखिर भाई कोई ना कोई तो पॉइंट ऐसा होगा ना जहां से फिलामेंट जुड़ा होगा. सोचिए, ये तो नो, हवा में तो नहीं होगा. अगर हम फिलामेंट की बात करें तो ऐसा तो नहीं है कि ये हवा में अवेलेबल होगा या बोले कि भाई ठीक है चलो मैं जो है एक बेस के साथ अटैच नहीं रहूंगा, जब जरूरत होगी तो मैं घूमता हुआ कहीं नेचर में से आ जाऊंगा. ऐसा तो होता नहीं. ऑब्वियस है कि जो आपके पास अवेलेबल है ये पूरा का पूरा एंथर, ये एंथर, ये एंथर, ये एंथर, ये वेंट्रल व्यू है सामने से और ये डोर्सल व्यू है. एंथर है दोनों के दोनों.
इसका जो स्टॉक है वो फिलामेंट ही कहलाएगा, चाहे यहाँ देखिए चाहे यहाँ देखिए, हर जगह। लेकिन जिस जगह पे, जिस पॉइंट पे, जिस प्लेस पे एंथर फिलामेंट के साथ जुड़ा होता है, उस जगह को कनेक्टिव कहते हैं। कनेक्टिव बच्चों को तब परेशान करता है जब वो इसका ट्रांसवर्स सेक्शन देखना स्टार्ट करते हैं। जब इस एंथर को आप ट्रांसवर्स सेक्शन करके देखेंगे, तो ट्रांसवर्स सेक्शन करके देखने में आपको एक प्रॉपर अलग से एक पॉइंट नजर आता है। वो पॉइंट जो नजर आता है उसको हम लोग कनेक्टिव मार्क करते हैं। बार बार बच्चे यही क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम कनेक्टिव कहाँ से आ गया, ये कनेक्टिव बोलने का क्या मतलब है। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि हमने क्या किया। पहले मैं ये बता देती हूँ आपको, जो डायग्राम आपको दिख रहा है देखिए। पहले तो ये डायथीकस था, 2 कंपार्टमेंट वाला, बाहर से ऐसे क्या होता है बटा हुआ, 2 दिखता है, 2 कंपार्टमेंट। हम एक्चुअली अभी क्या कर रहे हैं कि हमने इस एंथर को ट्रांसवर्स सेक्शन मतलब ऐसे काट दिया। ऐसे नहीं, ये नहीं, ये वाला गलत है, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन करके नहीं देख रहे हम इसका ट्रांसवर्स सेक्शन करेंगे। हम ऐसे काटेंगे बीचों बीच, ऐसे ट्रांसवर्स सेक्शन हो गया। क्या हो गया ये? ट्रांसवर्स सेक्शन हो गया। ठीक, तो ट्रांसवर्स सेक्शन करके जब हमने देखा तो हमें ऐसा 1 2 3 एंड 4, हमें ऐसे 4 कॉर्नर्स वाला, 4 कोने वाला एक स्ट्रक्चर दिखाई दिया, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि एंथर या टीएस या ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एन एंथर पोजेस अ टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। क्या बोला मैंने? आपको मेरी बात समझ आई? अगर आपसे पूछा जाए कि एंथर पोजेस पेंटागोनल, टेट्रागोनल, ट्राइगोनल, पॉलीगोनल स्ट्रक्चर, आंसर क्या होगा? टेट्रागोनल। सही बात है। टेट्रागोनल। और हाँ, 4 कोने आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 4। बहुत सुंदर सुंदर इमेजेस अवेलेबल है। इसको लेने का सबसे बड़ा रीजन ये है समझाने के लिए, इसमें 4 कलर भी अवेलेबल हैं और 4 लेयर्स की आपको पढ़ाई भी करनी है। ठीक है, इन सब में से जो नंबर 1 है दैट इज एपिडर्मिस। स्काई ब्लू कलर से जो आपको दिख रहा है दैट इज एपिडर्मिस। ये क्या सबसे बाहर जो दिख रहा है स्काई ब्लू कलर से, दैट इज एपिडर्मिस। ठीक है, एपी मतलब ऊपर, डर्मा मतलब स्किन या लेयर, तो बन गया एपिडर्मिस। सबसे अच्छी बात पता है क्या है? प्लांट में टॉप से लेके टो तक, या किसी भी एनिमल ऑर्गेनिज्म में टॉप से लेके टो तक जो बाहरी लेयर होता है ना उसको एपिडर्मिस की। आपके बॉडी में भी जो बाहरी स्किन का लेयर है क्या बोलते हैं? उसको एपिडर्मिस बोलते हैं। प्लांट्स में भी लीफ से लेके, स्टेम से लेके रूट तक में बाहरी लेयर को देखिए क्या बोलते हैं, किताब निकाल के एपिडर्मिस बोलते हैं। इसको भी एपिडर्मिस बोलते हैं। क्या दिक्कत है? पहला लेयर याद हो गया सबको? द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ Yes, ma'am. एंथर इज, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर इज, Epidermis. ठीक है, वेरी गुड। फिर अभी अभी मैं बार बार आपको पॉइंट आउट करके ना कनेक्टिव कनेक्टिव दिखा रही थी। मैंने बोला देखो यही वो पॉइंट है जहाँ पे ये एंथर फिलामेंट से जुड़ा है। तो जब आपने उसको ट्रांसफर सेक्शन काटा तो आपको उसका स्क्वायर तो दिखेगा ना, जो निशान है उसका स्क्वायर दिखेगा नहीं दिखेगा? दिखेगा। स्क्वायर दिखेगा तो लेबल करना पड़ेगा आपको। तो आपने उसको बोला कनेक्टिव। क्या बोला आपने उसको? कनेक्टिव। ठीक है, एपिडर्मिस के बाद अब हम कनेक्टिव, तो खैर बात की बात है, ये मैं बाद में बताती चलता। अभी दिख गया मुझे ऊपर तो मैंने बता दिया, लेकिन फ्लो में आपको पहले एपिडर्मिस देखना है, उसके बाद एंडोथेशियम को देखना है। उसके बाद यहाँ देखिए पिंक कलर से ना आपको दूसरे नंबर पे एक लेयर दिख रहा है, दैट इज एंडोथेशियम। क्या नाम है इसका? एंडोथेशियम। एपिडर्मिस के बाद कौन सा लेयर है यहाँ पे? एंडोथेशियम। ठीक है, आपको मैं क्वेश्चन पूछूंगी, नेम द लेयर जस्ट एडजेसेंट टू एपिडर्मिस। आंसर क्या हो जाएगा? Endothecium. ठीक है, एंडोथेशियम। एंडोथेशियम के बाद यहाँ देखिए नेवी ब्लू कलर से, नेवी ब्लू नहीं, रॉयल ब्लू, नेवी ब्लू जो भी है, बट ब्लू है ऊपर वाले से तो ज्यादा ही डार्क है। ठीक है, तीसरा लेयर जो है इसको हम लोग कहते हैं मिडल लेयर। क्या कहते हैं? मिडल लेयर। ठीक है, लेकिन
एक छोटा सा इस डायग्राम में डिमेरिट ये है, जो ब्लैक कलर से यहाँ पे बना रखा है ना, है बहुत अच्छा, कोई डाउट नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये ब्लैक कलर से जो बना हुआ है ना, इसके बाहर में एक दूसरे कलर से इसकी लेयरिंग दिखानी चाहिए थी, क्योंकि चारों तरफ से जो इसको सराउंड करने का काम करेगा ना, यहाँ पे इसको सराउंड करने का जो काम करेगा, दैट इज टेपेटम। यहाँ देखिए नीचे आपको हिडन सा दिख रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे छुपा हुआ था, ये देखिए टेपेटम है, TAPETUM, टेपेटम। क्या कहते हैं इसको? टेपेटम, ठीक है। फिर आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे कि ये जो है ना, यहाँ पे ऐसे होता ना जैसे धसा हुआ था अंदर की तरफ, ये हो गया डिप्रेशन, इधर हो गया डिप्रेशन, इधर हो गया डिप्रेशन। तो इसके लिए ना कई किताबों में एक टर्म लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ आपको, ठीक है। लिखा हुआ जाता, जब लिखा जाता है तो याद करने में क्या जाता है, आसान सा है। आपको एक स्टोमियम टर्म सुनने को मिलेगा, समझ आया किसको बोला मैंने स्टोमियम? मैम वो डिप्रेशन को। हाँ, जो अंदर की तरफ है ना डिप्रेशन, ये जैसे कैसे ऐसे गड्ढे से यहाँ पे ऐसे घुसा हुआ है, स्टोमियम बोल देंगे हम लोग। क्या बोलेंगे हम लोग? बोलेंगे अच्छा चलो यही स्टोमियम है। क्या बोलेंगे हम लोग इसको? स्टोमियम है, स्टोमियम को। तो ये इसका स्टोमियम हो गया, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन पूछूं, इस डायग्राम से आंसर करेंगे। यस मैम। एक्सपोरोजिनस टिश्यू और सुन लीजिए। अच्छा, आप अपनी लाइफ में जब यूनिसेलुलर स्टेज में थे, तो यूनिसेलुलर स्टेज में उस सेल का नाम क्या था? जाइगोट। वेरी गुड। तो सोचने वाली बात ये है कि यहाँ पे इसके अंदर जो आपको ये ब्लैक कलर के, ये जो एक गोला, एक सर्कल, 1 माइक्रोस्पोरेंजियम, दूसरा 2 माइक्रोस्पोरेंजियम, तीसरा 3rd माइक्रोस्पोरेंजियम, चौथा 4th माइक्रोस्पोरेंजियम। अगर एक होगा तो हम माइक्रोस्पोरेंजियम बोलेंगे, अगर एक से ज्यादा होगा तो हम इसको माइक्रोस्पोरेंजिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरेंजिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग इसको? माइक्रोस्पोरेंजिया। प्लूरल है, माइक्रोस्पोरेंजिया इज द प्लूरल वर्ड। अगर मैं इन शॉर्ट बोलूं तो माइक्रोस्पोरेंजिया एक एंथर में 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 दिख रहा है सबको? यस मैम। 4 Yes, नजर ma'am. आ रहा है सबको, उसमें तो कोई शक नहीं किसी को। ये देखिए 1 2 3 और 4 है, ठीक। लेकिन अगर पूछ लिया गया कि एक लोब में कितने हैं, एक लोब इधर वाला हो गया, दूसरा लोब, ये जो डिप्रेशन ऐसे मैम गड्ढे से है ना, दोनों यही तो प्रेजेंट। बाहर से आंसर आपको डायथिकस दिखता है, ठीक है। तो एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे और एक एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे, ठीक है। तो जैसे आपकी लाइफ में आप कभी एक सेल के थे तो उसका नाम जाइगोट था, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे जब कभी ना कभी तो इसने क्या किया होगा, पॉलन ग्रेन के भी माइक्रोस्पोर मदर सेल जो यहाँ पे इनिशियल स्टेजेस में बने होंगे, तो उसको देखिए नाम ही इसका है स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोर बनाने वाले टिश्यू, ठीक है। उसको शुरुआती स्टेजेस में हम लोग स्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं, ठीक है। तो आप जो क्वेश्चंस पूछ रही हूँ फटाफट आंसर कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ, नेम द डिप्रेशन विच इज प्रेजेंट इन द एंथर। क्या बोलेंगे? Chromium. स्टोमियम। ठीक, ठीक है, वेरी गुड। द थर्ड लेयर ऑफ एन एंथर फ्रॉम आउटसाइड। मिडिल। Middle layer. ठीक है, वेरी गुड। And the layer which is just adjacent to microsporangia. टेपिटम। Very good. Innermost layer of an anther. टेपिटम। Very good. How many microsporangia are present in a lobe of an anther? 4. In a मैम lobe वन of an लोब में anther? 2 होगा। 1 हाँ, lobe में very 2 good. होगा. हाँ, 1 लोब में 2 होंगे, ठीक है। होगा। अब एग्जाम में एक चीज आप ध्यान देंगे कि आपको जो अरेंजमेंट है किधर से किधर, अगर वो इनसाइड टू आउटसाइड पूछ लिया तब आपको लिखना पड़ेगा टेपेटम, मिडल लेयर, एंडोथेशियम, एपिडर्मिस। लेकिन अगर आउटसाइड टू इनसाइड पूछा, लेकिन बच्चे बोलते हैं मैम कुछ नहीं लिखा, तो
कुछ नहीं लिखा तो बाहर से अंदर की तरफ लिखते हैं। एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडल लेयर, टेपिटम, जैसे आपकी किताब पढ़ाती है वैसे लिखना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द स्कैर विच पोजेज द ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ एंथर विथ फिलामेंट। Connective. Connective. ठीक है, वेरी गुड। याद हो गया ये डायग्राम सबको? Yes, ma'am. ठीक है। अभी अभी ना मैंने यहाँ पे बोला कि एक येलो कलर से ऐसे करके अगर हम इसको सराउंड कर दें तो ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। डायग्राम बेस्ट है, एनसीईआरटी का भी डायग्राम बेस्ट है, बस यहाँ पे कलर सेपरेशन था तो मैंने यूज किया इसको, ठीक है। टेपिटम आपको दिख रहा है ना, इसके पीछे कहानी छिपी हुई है। टेपिटम कहाँ दिख रहा है आपको? तो माइक्रोस्पोरेंजिया से चिपका हुआ। टेपिटम कहाँ दिख रहा है? माइक्रोस्पोरेंजिया के साथ अटैच्ड है। यही टेपिटम आगे जाके पॉलन ग्रेन के बनने में बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि पॉलन ग्रेन अगर 10,000 साल पुराना भी मिले तो वो लाइव कंडीशन में रह सकता है। कैसे? क्योंकि उसके बाहर एक सुपर रेसिस्टेंट, मोस्ट रेसिस्टेंट Ma'am, ऑर्गेनिक मटेरियल, Sporopollen. हाँ वेरी गुड, स्पोरोपोलिनिन की कवरिंग होती है, ठीक है। और वो स्पोरोपोलिनिन बनाएगा कौन? तो ये टेपिटम ही बनाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको आज की क्लास में ये सारी चीजें सिखा रखी हैं। जिन बच्चों को याद था बहुत अच्छी बात है, जिन बच्चों को नहीं याद था तो कोई बात नहीं, आज की क्लास में जो मैंने बताया है उसको याद रखेंगे, ठीक है। लेकिन आज के बाद से नहीं भूलेंगे कभी, ठीक है। तो ये सब कुछ मैंने आपको आज की क्लास में बताया है एक डायग्राम बनाते हुए, और ये सारे लेबल्स करके आप लोग देख लेंगे, क्योंकि अब नीट का जो पैटर्न चेंज हुआ है उसमें कई सालों से आपको भी देखने को मिल रहा होगा कि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो भी आते हैं। आपको डायग्राम बना दिया जाएगा, डैश डैश डैश, कनेक्टिव है यहाँ पे डैश ए, सबसे अंदर में माइक्रोस्पोरेंजियम है डैश बी, और फिर नीचे में और 4 सब ऑप्शन ए बी सी डी इज, 4 में से 3 गलत होगा और 1 सही होगा। तो कैच तो तब करेंगे ना जब आपको आएगा, ठीक है। किसी को कोई डाउट आज की क्लास में?